Okay, so रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स एंड अगर पेरेंट्स भी कोई जुड़े हैं तो रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग वी आर गैदर हियर टू नो अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हैं, कुछ पेरेंट्स जुड़ेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का आपने नाम सुना है क्या? न्यू एजुकेशन पॉलिसी का आप लोग में से नाम सुना है? आप लोग रिप्लाई भी दे सकते हैं, रिप्लाई भी देना है, ये नहीं कि चुपचाप बैठे रहना है। माई साउंड इज क्लियर? स्टूडेंट्स will Yes, reply. sir. Okay, okay. So new education policy. Have you heard the name of new education policy? We will discuss. Okay, no problem. We will discuss about new education policy. Okay. So first of all, ये आपके विद्यालय का बिल्डिंग है। ओके। तो फर्स्ट वन इज इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। ओके। एजुकेशन पॉलिसी की शुरुआत यानी कि जो हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था, हाँ, उस समय से एजुकेशन पॉलिसी की जो शुरुआत है, हाँ, वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन से होती है। हाँ। ओके। 1948-49 जो हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था उस समय से पहला जो हमारा एजुकेशन के क्षेत्र में कोई कमीशन बना था और कैसे हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम चले, इसके लिए जो फर्स्ट बना था वो था आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ये 1948-49 में अपनी रिपोर्ट दी थी। सेकेंड आया था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 से 53 के बीच में। थर्ड आया था एजुकेशन कमीशन 1964-66। ये एक एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा चेंजिंग आया था और इसे कोठारी कमीशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो कमीशन थी अंदर द डॉक्टर DS कोठारी साहब थे, उनके चेयरमैनशिप में ये कमीशन बनाई गई थी और उन्होंने रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद जो है वो एक अमूलचूल परिवर्तन हुआ था। इसी बीच में 1964 से 66 के बीच में 1965 में जो है, हाँ, वो भारत का जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है, वो केंद्रीय विद्यालय संगठन भी 1965 में एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है। तो ये था डॉक्टर कोठारी साहब का। इसके बाद आया था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ये थोड़ा अपना जो है अभी चेंज है, अपना जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई जाए, ये अब रिपोर्ट आई थी 1968 में। ये कुछ इनके एवोल्यूशन है, क्रमिक विकास है जिसको हम लोग देखते हैं। इसके बाद आया था सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। आप लोग जानते होंगे पॉलिटिकल साइंस में जो 1976 का जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुधार हुआ था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, बहुत लार्ज स्केल पर एक चेंजिंग हुआ था। ठीक है। और उसी में जो बहुत सारे चेंजिंग थे उसमें एक थे, एक कंकरेंट लिस्ट लाया गया था जिसमें एजुकेशन को शामिल किया गया था। एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट में। आप लिस्ट तो ऑलरेडी जानते हैं, है ना, कि पहला अपना कौन सा लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, जिसका डिसीजन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर में होती है। सेकेंड होती है स्टेट लिस्ट, जिसका पावर जो होता है, हाँ, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है उसको रन कराने का। एंड थर्ड कंकरेंट, जिसमें दोनों मिलकर डिसीजन लेती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जिसको कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। तो एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में डाला गया है। इसके बाद आया था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, NPE 1986। ठीक है।
1986 में एक बहुत बड़ा विषय 1964-66 के बाद 6 में एक नेशनल पॉलिसी आई थी जो एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत सारे चेंजिंग को लेके आई थी। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, उसी का मॉडिफाइड रूप 1992 में लाया गया था। और फिर TSR सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट 27 मई 2016 को लाया गया था। और डॉक्टर के कस्तूरी रंजन कमेटी रिपोर्ट जो है वो 31 मई 2019 को लाया गया है, जो सबसे लेटेस्ट है अभी, जिसको हमें पढ़ना है ना, जिसको हमें जानना है, पढ़ना नहीं सॉरी जानना है, समझना है, जो सबसे लेटेस्ट है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 31 मई 2019 को। और ये जो एक इसरो के एक जो फॉर्मर साइंटिस्ट है ना, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, उनके चेयरमैनशिप में इस कमेटी को बनाई गई थी, जिन्होंने रिपोर्ट अपनी 31 मई 2019 को, ठीक है। इसके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इसमें एक कंसेप्ट दिया गया है, वो है 5+3+3+4 का। 5+3+3+4 का कंसेप्ट दिया गया है। आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर। 5+3+3+4 शो हो रहा है? हाँ, तो 5+3+3+4, कोई बता सकते हो ये क्या है? 5+3+3+4, किसी को मालूम है क्या? नहीं मालूम है, मैं बता रहा हूँ। ये जो है 5+3+3+4, इसको ऐड करो तो कितना होता है? ऐड करके कोई रिप्लाई करो, कितना होता है 5+3+3+4? सर 15। 15, वेरी गुड, ठीक है, 15 हो रहा है। तो इसमें क्या है कि वास्तव में अभी जो आप KVS में एडमिशन लेते हैं, तो फर्स्ट एडमिशन के लिए जो मिनिमम एज है वो कितने ईयर्स होता है? 5 ईयर्स। कितने ईयर्स होता है? 5 ईयर्स होता है ना। और जब हम 5 ईयर्स में लेते हैं, हाँ, और जब स्टेट में गवर्नमेंट में कोई लेते हैं तो यही 5 ईयर्स हो जाता है, वो 6 ईयर्स होता है, ठीक है। तो कोई बच्चे 6 ईयर्स में एडमिशन लेता है क्लास 1 में, तो 12 पास करते करते उसकी एज कितनी हो जाती है? 18 ईयर्स। कितनी हो जाती है? 18 ईयर्स हो जाती है, ठीक है, 18 ईयर्स हो जाती है। तो पहले जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो बोला जाता था 10 और +2, जो बच्चे पहले क्लास में एडमिशन लेंगे वो 12 तक जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर पढ़ाई करेगी। और 12 तक पढ़ाई करते करते जो है उसकी एज जो हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 18 ईयर्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 18 ईयर्स। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक बच्चे की 18 ईयर्स तक की पढ़ाई लिखाई की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती है ना। 18 ईयर्स तक है उसके, वो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और 18 ईयर्स के बाद बच्चे को छोड़ दिया जाता है कि आप अपनी पढ़ाई अब खुद कीजिए, है ना। अब तक जो सिस्टम था,
यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर 11 और 12, यानी 12 साल। तो एक बच्चा जो 6 साल में एडमिशन लेता था, तो 18 ईयर्स तक स्टेट गवर्नमेंट के देख रेख में, केयर टेकर में वो अपना एजुकेशन लेता था। अब उसको कर दिया गया है कि 10+2 नहीं होगा, अब जो होगा वो 5+3+3+4 होगा। तो 5 मतलब क्या है, पहला 5 का मतलब क्या है, पहला 5 का मतलब है कि वो फाउंडेशन कोर्स करेगा। पहला जो है वो कौन सा कोर्स, फाउंडेशन कोर्स। और उसकी जर्नी जो स्टार्ट होगी बच्चे की, वो 3 साल से शुरू हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अब जो बच्चे 6 साल तक, तो अब 6 साल नहीं, एक बच्चा 3 साल का होगा तभी वो स्कूल में आ जाएगा। तो वास्तव में 15 इधर था और 3 इसको ऐड कर दिया, तो 15+3 कितना आ जाएगा, 15+3 15+3 Sir, 18. 18। तो पहले भी गवर्नमेंट 18 ईयर्स तक देखभाल करती थी, अभी भी गवर्नमेंट जो है वो 18 ईयर्स तक ही देखभाल करेगी। ठीक है, अंतर क्या हो गया कि पहले वो 1 से 12 करती थी, अब वो 1 से नहीं बल्कि 1 पहले से कर देगी। यानी कि जो फाउंडेशन कोर्स होगा, वो फाउंडेशन कोर्स में 3 इयर्स बच्चे को प्ले के लिए, उसमें कुछ नहीं करना, बच्चे को नो टेंशन। बच्चे आएंगे स्कूल में, ओनली खेलेंगे, नो एग्जाम। यहाँ लिख दिया गया नो एग्जाम, 3 इयर्स प्ले करेंगे, उसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगी। और ये कौन सा स्कूल होगा, ये स्कूल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक आंगनबाड़ी प्रोग्राम चलता है ना। आंगनबाड़ी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आंगनबाड़ी इस बच्चे को तैयार करेंगे, तो बस बच्चे जो है वो स्कूल से जुड़ जाए, स्कूल जाने की स्थिति में हो जाए। इसके बाद जो आएगा वो 2 इयर्स का और आएगा, 3 इयर्स तो हो गया, 2 इयर्स और पढ़ाई करेगा। 2 इयर्स में कौन सा क्लास करेगा, 1 और 2। और यहाँ पे उसे किसी भी प्रकार की एग्जाम नहीं देनी है, यानी कि कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो बच्चे जो है 5 साल, हाँ, यानी कि ये 5 है, वो 3+2, 5 इयर्स की जो लर्निंग करेगी वो 2 तक होगी। इस समय तक बच्चे की एज कितनी हो जाएगी, 8 इयर्स, क्योंकि 3 इयर्स उन्होंने स्टार्ट किया था लर्निंग, और 5 साल तक उन्होंने, यानी 8 साल तक बच्चे क्लास 2 में। अब यहाँ देखिए, पहले भी बच्चे 6 से एडमिशन लिए थे स्टेट गवर्नमेंट में, तो 6 क्लास 1, और 6 में लिए तो 6 7 8, यानी 8 तक पहले भी 2 में थे, अभी भी 2 में है। यानी कि 3 इयर्स उसको जो है वो दे दिया गया कि फाउंडेशन कोर्स के लिए। इसके बाद वो प्रिपरेटरी क्लास में आएगा, जिसका नाम रखा गया 3 to 5। 3 to 5, इस समय उसकी एज कितनी हो जाएगी, 8 तक हो गया वो 1 और 2 में ही। ठीक है, तो 9 10 11, यानी 9, एक बच्ची होगी वो 9 से 11 तक जो होगी वो हो जाएगी, 9 to 11 तक जो बच्चा है वो 3 to 5 करेगा। यहाँ उसे टेस्ट शुरू हो जाएगा। ठीक है, 9 to 11 में उसको बच्चे को टेस्ट देना शुरू करना है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। ठीक है, क्लास 3 to 5। यहाँ पर एक चीज गवर्नमेंट ने बताया है कि 3 to 5 में उससे रीजनल लैंग्वेज में पढ़ना है, वो चाहे तो इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ सकता है, लेकिन वो रीजनल लैंग्वेज में ज्यादा सीख पाएगा, इसलिए गवर्नमेंट ने रीजनल लैंग्वेज को यहाँ पर प्रेफर किया है। और इसी के लिए विवाद हुआ कि इंग्लिश को हटाया जा रहा है। ठीक है, जब एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो इसी के लिए सबसे ज्यादा विवाद हुआ था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंग्लिश को खत्म कर दिया गया। ऐसा नहीं है, बच्चे इंग्लिश चाहे तो इंग्लिश पढ़ सकते हैं, बट रीजनल लैंग्वेज को प्रेफर दिया गया कि कोई बंगाली में पढ़ना चाहता है, ठीक है बंगाली में ही। ठीक है, कोई असामी में पढ़ना चाहता तो असामीज में है ना। तो अब तक जो 3 to 5 गया है कि ये जो पढ़ाई होगी वो एक्टिविटी बेस्ड होगी, है ना, एक्टिविटी बेस्ड होगी। ठीक है, इसके बाद जो आएगा 3 साल, तो 5 + 3, दूसरा 3 भी कंप्लीट हो गया। पहला 5 में क्या करेगा वो प्ले करेगा 3 इयर्स, और 2 इयर्स 1 और 2 क्लास करेगा। दूसरा 3 में क्या करेगा, वो क्लास 3 to 5 करेगा। ठीक है, अब उसकी उम्र हो गई है 11 इयर्स। अब क्या है कि वो 6 to 8 आएगा। 6 to 8 आने के लिए कि 12 से लेके कितना हो जाएगा, 12 13
14, उसकी एज हो जाएगी अप टू 14 तक। ठीक है, एक बच्चे की एज हो जाएगी 14 तक, 12 से लेके 14 तक। इस 6 to 8 में जो अभी की जो 6 चेंजिंग होगा मेन उसको समझते हैं। ठीक है, क्लास 6 to 8 में क्या किया गया है कि एक इंडियन लैंग्वेज को उनको पढ़ना कंपलसरी कर दिया गया। इंडियन लैंग्वेज जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, असमीज हो, बंगाली हो, जो भी है, कोई एक लैंग्वेज उन्हें पढ़ना है। मैथ उन्हें पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, सोशल साइंस पढ़ना है, ये सब रहेगा। इसके अतिरिक्त एक जो जोड़ा गया है वो है वोकेशनल, नया चीज। अगर उस पढ़ने के साथ साथ कोई लड़की है, गर्ल्स है, और चाहती है कि ब्यूटिशियन कोर्स कर ले, तो एक वो ब्यूटिशियन भी सीखेगी इसके साथ साथ। कोई बॉय जो बोलेगा कि नहीं मुझे कंप्यूटर सीखना है, तो वो कंप्यूटर सीखेगा कि मुझे ऐप बनाना सीखना है ना। तो यहाँ से वो एक नया चीज जुड़ गया कि वोकेशनल वो जुड़ गया। 6 to 8 में भी एग्जाम होगी। ठीक है, 1 to में नो एग्जाम, 3 से ही एग्जाम शुरू हो जाएगी। ठीक है, 6 to 8 में पहले से एक जोड़ा गया कि एक वोकेशनल सब्जेक्ट को जोड़ दिया गया। ठीक है, ये है 6 to 8 जिसको हम मिडिल स्टेज बोलेंगे। तो ये 3 भी कंप्लीट हमारा हो गया। अब कौन बचा? जो वास्तव में एजुकेशन पॉलिसी में तो बहुत कुछ है, लेकिन जो हमारे लिए है, जो 9 से 10 के लिए है, वो 9 to 12 है। पहले वाले सभी को इरेज कर दे। अभी जो हमें मेन जो फोकस करना है वो 9 to 12। अब हमें जो टारगेट रखना है वो है 9 to 12, ये पोर्शन। इसमें क्या चेंज हुआ है, ये हमारा ये वाला पोर्शन है 9 to 12। ठीक है, 9 to 12 में हमारा जो हो गया वो 4 साल का हो गया। कितने ईयर्स के हो गए? 4 ईयर्स के। तो 6 to 8 में हमने कितने दिए थे? 14 तक। तो यहाँ जो बच्चे की एज होगी वो 15 से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी? 18 तक। तो अब भी गवर्नमेंट जो है 18 ईयर्स तक ही केयर कर रही है। पहले भी गवर्नमेंट जो है वो 18 ईयर्स तक ही कवर करती थी, यानी कि 18 ईयर्स तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती थी। अब 9 to 12 में क्या मेजर चेंजिंग हुआ है उसको हम समझते हैं। ये वास्तव में हमसे जुड़ा हुआ भी है। क्लास 9 में बोले थे, क्लास 9 के जुड़े थे। ठीक है, तो ये देखते हैं सेकेंडरी में क्लास 9 to 12 क्या कर दिया गया है कि यहाँ पर सबसे बड़ा चेंजिंग जो किया गया है कि 9 to 12 जो है वो सेमिस्टर वाइज कर दिया गया है। सेमिस्टर वाइज, सेमिस्टर वाइज कर दिया गया है। सबसे बड़ा चेंजिंग जो है वो सेमिस्टर वाइज किया गया है कि अब 9 जो है सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, 4, और स्ट्रीम को यहाँ से खत्म कर दिया गया है। आपने से बताओ, कोई 9 से 10 में चले गए या कोई बच्चे 10th में अगर जुड़े हो, 10th के, उस समय मैंने देखा नहीं था। अगर कोई 10th के बच्चे जुड़े हैं तो बताएंगे। ठीक है, कि 11th में आप क्या लेंगे? साइंस लेंगे, आर्ट लेंगे, कॉमर्स लेंगे? एक मिनट में देख लो कितने बच्चे जुड़े हैं। मात्र 14 है। हाँ, और मैक्सिमम 9th के ही है। तो कोई बात नहीं है। एक मिनट, मैंने इसको हटाया। एक, अगर आप लोग का कैमरा ऑन कर सकते हैं तो कैमरा ऑन करिए, एक ग्रुप फोटो ले लेते हैं। नहीं कर सकते हैं उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है।
जस्ट वेट, एक मिनट। अगर कोई तो जस्ट ये बता रहा था स्टेज। ओके, तो सेकेंडरी स्टेज में क्या है कि क्लास 9 से 12 और सेमेस्टर वाइज है, तो 10 के बच्चे कम है नहीं, तो बताते हैं कि अब कोई स्ट्रीम की झंझट खत्म। अब कोई चाहेगा कि 11th में वो, उनका मान लो कि मैथ्स अच्छा है तो मैथ भी ले लेगा वो, मैथ के साथ साथ चाहता है कि बायो अच्छा है तो बायो भी ले लेगा, बायो के साथ साथ बोलता है कि नहीं हिस्ट्री भी मेरा अच्छा है तो हिस्ट्री भी ले सकता है वो। ठीक है, हिस्ट्री के साथ साथ बोलेगा नहीं कॉमर्स भी मुझे बेटर लग रहा है, कॉमर्स भी लेगा। यानी कि अब वो कोई भी स्ट्रीम ले सकता है, स्ट्रीम का झंझट यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, और जो एग्जाम है, आपकी एग्जाम अभी कितने महीने पर होती है? एनुअल होती है, फाइनल बोर्ड एग्जाम होता है तब तक आप इंतजार कर रहे होते हैं। अब क्या है कि हर एक 6 मंथ पर इसमें प्लानिंग है कि 6 मंथ पर आपकी एग्जाम होगी, है ना। तो क्लास 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, और इसमें कोई भी स्ट्रीम का झंझट खत्म। ठीक है, कोई भी स्ट्रीम, कोई भी सब्जेक्ट जो आपका इंटरेस्ट है वो ले सकते हैं। ठीक है, क्लास 9 से 12 में एग्जाम जो होगी उस 6 मंथ पर होगी। और चाहते हैं 9 से 12, तो यहाँ पर एक जैसे 6 to 8 में एक इंडियन लैंग्वेज जोड़ा गया था, उसी तरह 9 से 12 में एक फॉरेन लैंग्वेज जोड़ा गया है। अगर चाहे कोई स्टूडेंट एक फॉरेन लैंग्वेज सीखना, तो यहाँ पर एक एक उन्हें ऑप्शन दिया गया है कि वो फॉरेन लैंग्वेज भी सीख सकता है। फॉरेन लैंग्वेज मान लीजिए उसको फ्रेंच सीखने का मन है, हाँ मान लीजिए उसको जापानीज सीखने का मन है ना। तो जो भी वो लैंग्वेज सीखना चाहता है, चाइनीज सीखने का मन, हालांकि चाइनीज को अभी बैन लगा दिया गया है, हाँ? कोई भी एक वो न्यू लैंग्वेज भी 9 से 12 तक में वो सीख सकता है। Sorry, हाँ? इसके बाद एग्जाम सिस्टम आपको समझ में आ गई। 9 से 12 में एक और है कि कंप्यूटर एजुकेशन ऐड किया गया है। ठीक है, जो 6 to 8 में ही इंट्रोड्यूस हो गया था, ऐसे अभी भी है, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ, अभी भी 9 से 12 में कंप्यूटर है ही। ठीक है, तो एक ये सेकेंड स्टेज है। तो इस प्रकार आप देख लिए कि 5 + 3 + 3 + 4 यहाँ तक जो हो जाती है, वो हो जाती है आपका, जो हो जाती है वो स्कूलिंग एजुकेशन। इससे ऊपर जब बढ़ते हैं आप, तब हो जाती है ये यूनिवर्सिटी का हायर एजुकेशन जिसे हम बोलते हैं। ये स्कूली एजुकेशन आप समझ में गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसमें यही है ग्रेडेड ऑटोनॉमी दिया गया है कि जैसे एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल सबके लिए एक उनकी अपनी ऑटोनॉमी होगी। ठीक है, जो इस पर काम करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। फेजिंग आउट एप्लीकेशन सिस्टम इन 15 years, ये आपके समझ से बाहर की बात है, लेकिन फिर भी थोड़ा बता देता हूँ। वास्तव में जो सीबीएसई है वो एप्लीकेशन देती है वो 1 साल के लिए देती है। ठीक है, अब जो वो एप्लीकेशन देगी वो सीधा 15 सालों के लिए देगी, 15 years के लिए एक ही बार दे देगी एप्लीकेशन। ठीक है, यानी सीबीएसई का काम भी हल्का हो जाएगा। नेशनल मिशन ऑन मेंटरिंग, और मेंटरिंग के लिए एक नेशनल मिशन बनाया जाएगा जो मेंटर का प्रोवाइड। इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ये भी आपके समझ से अभी थोड़ा बाहर की बात है। ठीक है, पेरेंट्स आपके रहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी थी ये कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इंडिपेंडेंट होगा। अब गवर्नमेंट से इसको कोई मतलब नहीं है, इसका अपना बोर्ड ऑफ गवर्नर होगा और जो डिसाइड करेगा। ठीक है, यानी कि जैसे बोलते हैं ना कि मिनिस्टर आके बोलते हैं, ऐसा नहीं, इसका इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हो जाएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन, अभी हायर एजुकेशन के लिए बहुत से इंस्टीट्यूशंस है, जैसे एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एआईसीटी, ऑल इंडिया टीचर एजुकेशन। ठीक है, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, बहुत सारे हैं। तो उसको सबको हटा के अब कर दिया गया कि एक ही रहेगा। ठीक है, जो ये मतलब हायर एजुकेशन को रेगुलेट करेगा, लेकिन इसमें लीगल और मेडिकल अलग होगा, ये इंक्लूड नहीं है।
कानून और मेडिकल अलग होगा। ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम फॉर अप्रूवल्स इन प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन। अभी किस स्कूल को मान्यता मिलेगी, इसके लिए जो है टीम जो है वो इंस्पेक्शन करने आती है कि आपके पास लैंड है कि नहीं, आपके पास लेबोरेटरी है कि नहीं, आपके पास प्ले ग्राउंड है कि नहीं, आपके पास कंप्यूटर लैब है कि नहीं, टीचर्स के बैठने के लिए स्टाफ रूम है, इसके लिए बजाते टीम आती है, इंस्पेक्शन करके जाती है। अब करता है कि नहीं, आपको ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर करना है कि आपके पास क्या है, ठीक है। ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन में वो देख के बता देंगे। आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है ना। तो आपको बोलेगा कि आप लाइव कर दीजिए, या आप अपना जो है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डाल दीजिए, जो खुद ही देख लेगा। कॉमन नॉट फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट हायर एजुकेशन लर्निंग क्या किया है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, ठीक है। अब गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी इसमें, इसमें प्राइवेट को हाथ में दे दिया जाएगा एजुकेशन को, ठीक है। जो फिलेंथ्रोपिक मतलब कि कल्याण के लिए, एजुकेशन के वेलफेयर के लिए वो काम करेगी। और सबसे बड़ा जो चेंजिंग है वो ये है कि फी फिक्सेशन विद इन बोर्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। केंद्रीय विद्यालय में पर मंथ कितना फी लगता है, कोई स्टूडेंट बताओ। केंद्रीय विद्यालय में पर मंथ कितना फी लगता है? 500 to 600। लेकिन जब हम प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो इसका फी बहुत ज्यादा होता है ना। तो फी फिक्सेशन कर दिया जाएगा कि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा और डिसाइड करेगी कि जैसे एमआरपी होता है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसी तरह एक कैटेगरी डिसाइड करेगा, जिस कैटेगरी का होगा उससे ज्यादा वो फी नहीं ले सकती है। सेकेंड है पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेक्टर टू रीच 6%। वास्तव में ये जो 6% है, अभी तक मात्र 3% भी नहीं खर्च किया जा रहा है। 3% से भी नीचे 2.93% के आसपास है। तो गवर्नमेंट बोले कि अब हम 6% इस पर खर्च करेंगे। अगर 6% खर्च करेंगे तो वास्तव में क्या होगा, एजुकेशन सेक्टर का बहुत बड़ा कल्याण होगा। बहुत मैं तेजी से आप लोग को जो आपके इम्पोर्टेंट का है वो बता देता हूँ मेनली। एक जो आप लोग को लिए जो आगे जाएंगे इसके लिए, ये सब तो आपके लिए उतने इम्पोर्टेंट पेरेंट के लिए था, स्टूडेंट के लिए है कि जो इंटर 12 कर लेंगे उसके बाद जो है वो ग्रेजुएशन में बड़ा चेंजिंग किया गया है कि अभी ग्रेजुएशन जो है वो 3 इयर्स का है, ठीक है। 3 इयर्स तक वो ग्रेजुएशन करेगा। अब कर दिया गया नहीं, 3 साल में कोई मान लो 2.5 इयर्स कर लिया तो उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। अब क्या कर दिया गया कि फर्स्ट ईयर कर लिया तो भी उसका ग्रेजुएशन, तो कोई बोलेगा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हो गया फर्स्ट ईयर में। अगर वो 2 साल कर लिया तो बोलेगा ग्रेजुएशन डिप्लोमा हो गया। और अगर थर्ड ईयर कर लिया तो बोलेगा ग्रेजुएशन डिग्री हो गया। और अगर वो फोर्थ ईयर कर लिया तो बोलेगा ग्रेजुएशन रिसर्च हो गया, ठीक है। तो पहले साल में भी एक आ जाएगा सर्टिफिकेट, दूसरे साल में एक सर्टिफिकेट, तीसरे साल में एक सर्टिफिकेट, चौथे साल में भी एक सर्टिफिकेट। और कभी भी इसमें रीज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट साल करके आप छोड़ दो पढ़ाई, ठीक है, आप जब चाहो इसमें रीज्वाइन कर सकते हो। अभी ऐसा नहीं है, अभी एक बार ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए तो 3 साल तक कंप्लीट करना पड़ेगा। अब इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो 1/2, यानी कि जिन्होंने 4 साल तक ग्रेजुएशन कर लिया है उसको 1 ईयर ही पोस्ट ग्रेजुएशन में लगेगा। लेकिन जिन्होंने 3 साल ही ग्रेजुएशन किया है और वो चाहता है कि चौथा ईयर ना करे, कोई बात नहीं, उनको पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए 2 इयर्स लगेगा। एमफिल को डिग्री को खत्म कर दिया गया है, पीएचडी एज यूजल है, ठीक है। तो ये थे, ठीक है। ये थे कुछ पॉइंट आप लोग बहुमूल्य समय निकाले अपने। आप लोग को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, मैं बता दूं कुछ इससे रिगार्डिंग।
पेरेंट्स जुड़े हैं क्या? सर हाँ। सर हम लोग का तो बोर्ड एग्जाम तो क्या होगा? अभी तो हम लोग बोर्ड मतलब 10 में उठे तो। वेरी गुड क्वेश्चन। दरअसल ऐसा है कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से आप लोग को अवेयर किया जा रहा है। आप अभी ये स्कूल में इन्फोर्स नहीं है, इसके सारे जो कंटेंट है स्टेप बाय स्टेप करके जो है वो इन्फोर्स किया जा रहा है, यानी लागू किया जा रहा है। तो आप पर अभी चूंकि आप नाइन्थ में है, संख्या की पूछ रहे हैं, तो अगले साल आप टेंथ में जाएंगे तो आप पर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होगा, है ना। यानी 2021 में कोई एजुकेशन पॉलिसी आप पर नहीं लागू किया जा रहा है। तो आपका जैसे है अभी वैसे चलेगा। एक चीज जोड़ा गया है, वो आप लोगों को बता दूं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपके नाइन्थ में जुड़ जाएंगे, सॉरी टेंथ में। नहीं, आप टेंथ में चले जाएंगे, एट वाले जो नाइन्थ में आएंगे उसमें जुड़ेंगे, यानी तो आप पर ये लागू नहीं होगा। जो एट वाले नाइन्थ में आएंगे उन पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐड हो जाएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। और आपका अभी एज यूजल है, फ्यूचर में जो भी चेंज होगा उसको उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर आपको ये 2021 से लागू कर दिया जाता तो आपका टेंथ में कोई बोर्ड नहीं होता, सीधा 12 में बोर्ड होता। ठीक है, बट ऐसा आपके साथ अभी नहीं है। समझ पाए संख्या दे? यस सर। और किसी का क्वेश्चन संख्या देव की तरफ? किसी का कोई भी किस प्रकार का क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं हो तो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, आप सभी जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। आप लेफ्ट कर सकते हैं।